नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 8 जून को हम लोग चर्चा करने वाले हैं महिला एशिया कप साइबेरिया आपातकाल, यानी कि साइबेरियाई क्षेत्र में जो आपका रूस में पड़ता है वहाँ पे आपातकाल घोषित कर दिया गया है। और ये क्यों घोषित किया गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। साथ में खेलो इंडिया ई पाठशाला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो पिछले प्रश्नों के उत्तर थे वो यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपने वो प्रश्न देखे हैं आपको तो जाइए वीडियो देखिए, लास्ट में आपको वहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। तो सबसे पहला आता है आपका महिला एशिया कप। अब महिला एशिया कप के बारे में देखें तो हाल ही में क्या हुआ है कि 2022 का सन याद रखना, आप एग्जाम में यही पूछेगा। 2022 का जो महिला एशियन कप है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। जो इसकी मेज़बानी वो भारत को मिल गई है। जो इसका सिफारिश इसकी की गई थी वो की गई थी एशियाई फुटबॉल संघ के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन के आते हैं। सबसे पहला कि महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 कहाँ पे आपका आयोजित किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा भारत में। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि हाल ही में किस वर्ष महिला एशिया फुटबॉल कप को मेज़बानी करने के लिए भारत को चुना गया है, तो आपका आंसर वहाँ पे क्या होगा, 2022 हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से पूछे तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अब ये जो 2022 आने वाला है तो ये जो है ये दूसरा चांस ऐसा होगा जिसके लिए भारत इस कप की मेज़बानी करेगा। और इसके पहले 1979 में भारत महिला एशिया कप का मेज़बान रह चुका है। यानी कि 1979 के बाद में जो 2022 है ये दूसरा चांस है जब भारत इसकी मेज़बानी करेगा। अगर हम बात करें एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष की, तो उसके जो अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। तो नाम याद रखना, लंबा चौड़ा नाम है, तो अगर नहीं याद आता है तो आप तुक्का मार दें, जो सबसे लंबा नाम हो वो आपका सही हो जाएगा। सेकंड है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल हैं और हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया था। जो अगला आता है साइबेरिया का आपातकाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी लोकेशन। तो सबसे पहले हम लोकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए रूस है, तो पहले हम इसके अगर पहला पैरा इसका आप देखें तो हाल ही में क्या हुआ है, रूस के नोरिल्स्क शहर, तो ये शहर एक तो हाईलाइट हो जाता है कि हाल ही में किस शहर में आपका आपातकाल घोषित किया गया। यानी कि नोरिल्स्क शहर, और नदी कौन सी है, अंबर नाया नदी में लगभग 20,000 टन डीजल का रिसाव वहाँ के स्थित टैंकों से हुआ है। अब जिसके कारण क्या हुआ है कि वहाँ पे पूरा का पूरा साइबेरियाई क्षेत्र बिल्कुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अब क्यों की गई है इसको देखते हैं। अब ये देखिए रूस का आपका ये जो एशिया है, रूस आपका एशिया में पड़ता है, ये जो पार्ट है ये पूरा रूस का है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वो रूस ही है। इसका कुछ हिस्सा अगर हम इतना बात करें तो ये वाला हिस्सा एशिया में आता है और ये वाला पार्ट जो है वो आपका यूरोप में आता है। आपको पता होगा कि यूरोप की जो सबसे बड़ी नदी है वो वोल्गा नदी है, और रूस की आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे बड़ी नदी कौन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रूस की लोकेशन क्या है। अब देखते हैं जहाँ पे ये इमरजेंसी लागू की गई है। ये देखिए, ये जो आपका है ये रूस का मैप है और ये है नोरिल्स्क शहर। ठीक है, ये जो रूस की राजधानी मॉस्को है। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये जो देश है आपका रूस, ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यानी कि आपका एक तो एशिया हो गया और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ आपका यूरोप। ठीक है, अब देखिए ये जो देश है आधे से ज़्यादा एशिया में है, लेकिन जो इसकी राजधानी है मॉस्को वो कहाँ पे, वो यूरोप में है। ठीक है, अब देखो भाई हुआ क्या है, यहाँ पे जो टैंक हैं, क्योंकि जो नोरिल्स्क शहर है, अजीब सा प्रोनाउंसिएशन इसका है, नोरिल्स्क शहर है, वहाँ पे बहुत सारे टैंकर हैं, तेल के टैंकर। तो होता क्या है, सरकार की तरफ से उन टैंकर को मेंटेन करने के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन भाई बिचौलियों के द्वारा क्या होता है, पैसा मार लिया जाता है वो। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो टैंकर हैं वो मेंटेन नहीं हो पाते। अब जब मेंटेन नहीं हो पाएंगे तो सीधी सी बात है कि कभी ना कभी तो फटेंगे ना वो। अब इस साल फट गए। अब ये पहला चांस नहीं है कि 2020 में ही ये त्रासदी हुई हो, इससे पहले भी 2015-16 में कई बार रिसाव हो चुका, लेकिन इतना बड़ा रिसाव नहीं हुआ जितना बड़ा ये इस साल हुआ है अंबरनाया नदी में। अब देखिए ये यहाँ पे आपका है ये जो आपकी लोकेशन है जो मैं राउंड कर रहा हूँ, ये वाली ये है कारासी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कारासी। अब कारासी से एक नदी निकलती है इस तरीके से, इसका नाम है क्या, अंबरनाया नदी। और अंबरनाया नदी के किनारे ही कई सारे टैंकर थे जिसमें डीजल भरा हुआ था। क्या हुआ कि उनकी मरम्मत ना हो पाने के कारण वो फट गए और पूरा का पूरा जो तेल है, डीजल है, वो कहाँ पे आ गया, अंबरनाया नदी में आ गया।
अब देखिए इमरजेंसी घोषित लागू करने का सबसे जो मुख्य रीज़न है कि हो सकता है इतनी बड़ी मात्रा में तेल का रिसाव हुआ है, तो हो सकता है जो आतंकवादी हैं या ऐसे कोई वैसे इंसान हैं जो इस चीज़ को नहीं चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं किसी देश को, तो हो सकता है आग लगा दें उसमें, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वहाँ के पर्यावरण को और साथ में वहाँ की जनसंख्या को। तो इसीलिए वहाँ पे पूरी की पूरी सेना तैनात कर दी गई है कि आप देखिए पूरे की पूरी इसकी रखवाली करिए। अब देखिए इसका फटने का मेन रीज़न है वहाँ का करप्शन। अब देखो भारत भी अपना करप्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन रूस के जितना करप्ट नहीं है भारत। अब जैसे कि आपको पता, जैसे मैंने बताया अभी पहले कि टैंकर की मरम्मत के लिए पैसा सरकार के द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन बिचौलियों को चलते वो पैसा वहाँ तक नहीं पहुँचता था। अब यहाँ पे देखिए 2019 की करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है वो लगाया मैंने, इसमें अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया है 80 नंबर पे। अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया है 137 नंबर पे, ठीक है, यानी कि 137वें नंबर पे। अब देखो इंडिया से कितना पीछे करप्शन में, मतलब कितना आगे है करप्शन में, बहुत करप्शन है रूस में। तो यही कहीं ना कहीं मेन रीज़न करप्शन ही है, जो टैंकर का फटना, वहाँ की मरम्मत ना होना। तो इसीलिए क्या किया गया, वहाँ पे पूरा का पूरा इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अब आगे देखते हैं। इसी कारण यानी कि जैसा ही रिसाव हुआ त्वरित रूप से साइबेरियाई क्षेत्र में आपातकाल घोषित कर दिया गया। अब देखते हैं कि साइबेरियाई क्षेत्र है कौन सा। ये जो पार्ट है आपका पूरा का पूरा नॉर्थ पोल के रीजन का, इस वाले पार्ट में आपका आपातकाल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्या है, इसका जो मुख्य प्रभाव है पर्यावरण पर लगभग 10 सालों तक रहेगा, क्योंकि वहाँ के कई सारे पर्यावरणविद हों या फिर वैज्ञानिक हों, उन्होंने कहा है कि भाई अगर हम इस तेल को साफ़ करेंगे तो मिनिमम 10 ईयर्स वहाँ पे लग जाएंगे, कम से कम 10 साल चाहिए, हो सकता है टाइम ज़्यादा हो जाए वो। तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत बड़ी क्षति होने वाली है रूस को लेकर के। एक तो कोरोना वायरस कहर ढाए हुए है, दूसरा ये रिसाव हो गया, तो समझ सकते हो किस तरीके से वहाँ पे स्थिति होगी। रूस की राजधानी की बात करें तो मॉस्को है, अभी मैंने लोकेशन में आपको दिखाया। और मुद्रा की बात करें तो रूसी रूबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। याद क्या रखना है आपको, ये शहर याद रखना है, नोरिल्स्क शहर और अंबरनाया नदी याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपको जैसे ही लोकेशन में देखा और आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अगला आता है आपका खेलो इंडिया ई पाठशाला। अब खेलो इंडिया ई पाठशाला नाम से ही लग रहा है, देखो ई का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। जैसे नहीं ईमेल होता है और ई गवर्नमेंट होता है, तो इसी तरीके से ई पाठशाला है। हुआ क्या है, अब खेलो इंडिया के बारे में मैंने पहले चर्चा की थी जब वहाँ के ट्रेनर्स के लिए एक योजना लागू की थी, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये भी योजना है। इसमें क्या किया गया है, जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, तो कई बार चर्चा में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको याद रखना है जो केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, किरेन रिजिजू हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, और यह उद्घाटन एक वेबिनार के जरिए किया गया। अब देखो वेबिनार होता क्या है, जैसे नहीं आपने सुना होगा सेमिनार, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं होता है वेबिनार। सेमिनार में क्या होता है, लोग एक तरीके से कनेक्ट होते हैं, फिजिकली मिलते हैं जाकर के, कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में इकट्ठा हो गए, कहीं बैंकेट हॉल में इकट्ठा हो गए, किसी कमरे में या कहीं पे ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो गए। लेकिन जो वेबिनार है, वेब मतलब क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू मिलना, वीडियो कॉलिंग के जरिए मिलना, मीटिंग करना, वो आपका वेबिनार होता है। जैसे आप देख सकते हो साइड में फ़ोटो लगी हुई है, ये मीटिंग अटेंड हो रही है, किस तरीके से कैमरे से या वीडियो कॉलिंग से लोग जुड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू ने कहीं ना कहीं इस योजना की शुरुआत की है। इससे लाभ क्या होगा देखते हैं भाई। इसमें एथलीट तथा कोच ने भारी संख्या में भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य की बात करें, यह देश भर के सभी ज़मीनी स्तर के एथलीट, यानी कि जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, उनके लिए मुख्य रूप से है। यानी कि ज़मीनी स्तर के एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग तथा शिक्षा कार्यक्रम है। यानी कि कोई भी अगर आपको मान लो कुछ सीखना है, तीरंदाजी सीखनी है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई पोर्टल बनाया गया होगा, उस पर जाइए, लॉगिन करिए, अपना डिटेल डालिए, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस वहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, खेलो इंडिया ई पाठशाला किसके अंतर्गत चालू की गई या किस मंत्री ने स्टार्ट किया, तो आपको बताना है। खेलो इंडिया के बारे में पहले चर्चा की थी, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 2018 से हुई थी। इसके लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे ही शुरू किया गया था, कटक में शुरू किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। आज के प्रश्नों की बात करें अगर, देखिए आज न्यूज़ कम थी क्योंकि कल संडे था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कोई अपडेट नहीं आया, तो मैंने बड़ा मुश्किल से ढूंढ ढांड के निकाला ये। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का उल्लेख किया गया है। सेकेंड आपका है, शहरी वन कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया।
तीसरा है वाजरे शहरी वन किस शहर में स्थित है। नंबर 4 पे है आई कमिट इनिशिएटिव क्या है। 5 स्वदेश का पूरा नाम आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बता पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।